नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार का आज का मुद्दा आरपीएससी पर तंज अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की भर्ती परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। इस मामले में आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले में उम्मीदवारों से ज्यादा तो आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने दो मुख्य याचिकाएं पेश की गई थी, जिनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका और दूसरी परीक्षा को स्थगित करने की मांग से जुड़ी थी। कोर्ट ने याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि आरपीएससी से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जिन पर नजर रखना जरूरी है। इसी पर आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। सवाल ये आप लोगों के कि क्या अब सुधार होगा आरपीएससी में? सवाल इस बात को लेकर के कि क्या बेरोजगारों के साथ अब इंसाफ होगा? क्या कार्य प्रणाली हो ऐसी जिससे कि आरपीएससी की साख लौट जाए, उसकी निष्पक्षता पवित्रता वापस आ जाए, बरकरार रहे? ये सबसे बड़ा सवाल आप बेरोजगारों और अभ्यर्थियों का, जिस पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। आरपीएससी के एग्जाम में अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी। अनियमितताओं, पेपर लीक को लेकर चर्चा में रहा है आरपीएससी। आरपीएससी के भर्ती तंत्र की पारदर्शिता पर उठे हैं सवाल। आरपीएससी पर तंज, अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी। तो आरपीएससी की साख को लेकर के पिछले कई सालों से सवाल खड़े होते रहे हैं। सरकारों के सिस्टम के भी दावे रहे हैं कि इस बार आरपीएससी सही हो जाएगी, लेकिन हर बार ढाक के 3 पात। और अब की बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तल्ख टिप्पणी आखिर क्या कहती है? कैसे आरपीएससी में सुधार हो? इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों आज आपका परिचय करवा दूं हमारे खास मेहमानों के साथ, जो इस चर्चा में आपके सवालों पर बात करेंगे। अशोक सिंह शेखावत है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सीबी यादव हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और प्रोफेसर पीके दशोरा हमारे साथ हैं, पूर्व सदस्य आरपीएससी के, जिन्होंने आरपीएससी को करीब से देखा है, जाना है, समझा। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मित्तल साहब, आपकी टिप्पणी कि आखिरकार आरपीएससी में सुधार कब हो, कैसे हो, इसे लेकर के जतन तो तमाम होते रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि यहां तो अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी हैं। बताइए। देखिए हेमंत, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटेश्वर ने जो टिप्पणी की है, उससे यह जाहिर होता है कि आरपीएससी जो राजस्थान के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने वाली, सरकारी नौकरी देने वाली बहुत बड़ी सबसे बड़ी संस्था है, उसके कामकाज में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो हालात कांग्रेस के शासन में थे, वो हालात आज भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के शासन को 1.5 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन आरपीएससी के कामकाज में कोई सुधार नहीं हुआ है। आज की सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी क्या नाम से बिल्कुल सटीक बैठती है। और मुझे लगता है कि इस टिप्पणी के बाद में अब आयोग पे जो लोग कामकाज कर रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो मेंबर हो, उनका क्या नाम से अपने कामकाज में सुधार की जरूरत है। और आयोग की ये सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इसलिए भी महत्व रखती है कि जहां तक जो आरोपी हैं, जिन्होंने नकल की या जिन्होंने क्या नाम से परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र प्राप्त किए, हेमंत, वो क्या नाम से आरपीएससी के जो मेंबर हैं, आरपीएससी के जो स्टाफ है या और दूसरे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी मिली भगत के बिना वो वहां से हासिल नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि आरपीएससी की मिली भगत के कारण ही आज सुप्रीम कोर्ट ने ये इतनी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अब सवाल उठता है कि 1.5 वर्ष क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के शासन जो ये वायदा करके आई थी सरकार के अंदर कि हम आरपीएससी के सुधारने का काम करेंगे, हम उसमें कोई परिवर्तन लाने का काम करेंगे, ये माना कि संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अंदर कोई क्या नाम से बड़ा परिवर्तन नहीं किया सकता है। लेकिन हेमंत, हमने देखा कि आयोग का अध्यक्ष का पद 10 माह से खाली पड़ा रहा और अभी भी एक जो क्या नाम से मेंबर का पद है वो खाली पड़ा रहा। और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उससे पहले कल आरपीएससी ने जो अध्यापक और कोच भर्ती परीक्षा है, उनकी 3 परीक्षाओं को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। मैं आपको ये इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी देना चाहता हूं कि ये निर्णय लिया गया 23 तारीख को।
19 तारीख को आयोग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई देर रात को, जिसमें अध्यक्ष, सचिव और उनके जो एग्जामिनिंग कंट्रोल है वो आए और उन्होंने ये कहा कि राजस्थान के आयोग के अंदर अब कोई परीक्षा स्थगित नहीं होगी, सारी परीक्षा ये भी कहा और ये भी कहा कि कोई परीक्षाओं में कोई टकराव जैसी कोई बात नहीं है, बहुत कम परसेंटेज होगा जो जिनके छात्रों की वजह से हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन अगर कानून का डंडा चलता है तो ये परिवर्तन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बिना किसी सुनवाई के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, ये दुर्भाग्य है हमारे इस राजस्थान का कि बेरोजगारों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। मित्तल साहब पूरा कर लीजिए, जल्दी कीजिए। हेमंत, मैं यही बताना चाहता हूं, जब इस वक्त भी 19 जून को भी आयोग के समक्ष ये बात रखी गई कि जो यूजीसी नेट की परीक्षा है वो क्लैश हो रही है, क्या नाम से, अध्यापक भर्ती और कोच भर्ती के अंदर, आप इसको आगे पीछे कीजिए, लेकिन नहीं किया और ये कहा कि नहीं, ये 10% लोग यदि प्रभावित होते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम 10% लोगों के कारण 90% लोगों को सजा नहीं दे सकते। अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जब सुप्रीम कोर्ट में फटकार हुई, तो उसके एक दिन पहले क्या नाम से आयोग ने उन परीक्षाओं को स्थगित किया, आगे उनको बढ़ाया। डर के आगे जीत है, आरपीएससी का स्लोगन है ये, इसलिए आरपीएससी ऐसा करती है शायद। मितुल जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं, और दशौरा साहब हमारे साथ गाड़ी में से जुड़ रहे हैं। बड़ा व्यस्तम समय में से दशौरा साहब आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए तो पहले मैं आभारी हूं आपका। और दशौरा साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है आरपीएससी को लेकर के कि यहाँ पर तो अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी है, सर कैसे हम इसे देखें? क्या वाकई आरपीएससी की हालत इतनी खराब हो गई है? यह आरपीएससी पर टिप्पणी नहीं है, आरपीएससी के सदस्यों पर टिप्पणी है, आरपीएससी के अध्यक्ष पर टिप्पणी है, आरपीएससी के कार्यप्रणाली पर टिप्पणी है। आरपीएससी तो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी नहीं है। ये टिप्पणी है यहाँ की कार्यविधि पर, ये टिप्पणी है यहाँ जिस तरह से कार्य किया गया है। एक शब्दों में कहूं तो जिम्मेदारों पर टिप्पणी है आरपीएससी के। जी, निश्चित रूप से जिम्मेदारों पर टिप्पणी। और अब भी अगर नहीं चेते तो मुझे नहीं समझ में आता कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी करने के बाद में भी क्या कहीं किसी के स्तर पर सुधार की गुंजाइश है भी नहीं, या इसी तरह से काम करते रहेंगे? लेकिन दशौरा साहब, एक ट्रेंड चला कांग्रेस सरकार के समय से कि जो डीजीपी रिटायर होते हैं, अधिकारी रिटायर होते हैं, उनको आरपीएससी में लगाए, पुलिस के अधिकारियों को, ताकि आरपीएससी का विश्वसनीयता सुधरे, निष्पक्षता हो जाए और सिस्टम सुधर जाए। लेकिन लगता है कि वो सब ढाक के तीन पात हो गए हैं। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पुलिस का अधिकारी लगे या सेना का अधिकारी लगे अथवा एक आम व्यक्ति लगे, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है अच्छा आदमी लगे, समझदार आदमी लगे, क्षमतावान आदमी लगे, ठीक निर्णय लेने वाला आदमी लगे। इसकी तो जांच की नहीं गई। वो पुलिस का अधिकारी है इसलिए लगा दें, वो आईएएस ऑफिसर है इसलिए लगा दें, वो प्रोफेसर है इसलिए लगा दें, वो वकील है इसलिए लगा दें, वो इंजीनियर है इसलिए लगा दें, वो एक नेता है इसलिए लगा दें। ये इन चीजों से हट करके एक सक्षम व्यक्ति को लगाएं, इसके बारे में सरकार कोई विचार भी करती है या नहीं करती? तो मैं आऊंगा दशौरा साहब, अगर थोड़ा सा और समय निकाल के आप हमारे साथ रहें, मैं आऊंगा इस पर कि आखिर सुधार कैसे करें। मितुल जैन साहब की एक टिप्पणी पहले मैं ले लूं। सर मितुल जैन साहब, ये एक गंभीर जिम्मेदारों पर, जिस तरह दशौरा साहब कह रहे थे कि आरपीएससी के जो जिम्मेदार हैं उन पर गंभीर टिप्पणी, कैसे हम इसे देखें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को, सर कैसे लें? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है हेमंत जी, वो काफी तल्ख है और वो एक तरफ ये दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरीके के मामले में सख्ती बरतेगा जो प्राइमा फेसा लग रहा है। दूसरी जो बात है वो ये है कि आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर डायरेक्टली टिप्पणी जो है इतनी बड़ी संस्था के द्वारा पहली बार हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस कड़े शब्दों में निंदा करी है आरपीएससी की, उससे साफ साफ दिखता है कि आरपीएससी में सब कुछ ठीक नहीं है। जो ये मामला है, ये जो मामला था, इसमें भी जो एलिगेशन है वो यही है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स थे फिटनेस के, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह, उनको जाली बनाया गया था। करीब 54 के करीब ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करे थे भर्ती के लिए, और उस मामले से ये रिलेटेड मामला था जिसमें आज बेल लगी हुई थी। तो आरपीएससी को कहीं ना कहीं जैन साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सीधी तस्वीरें आ रही है बारिश के बीच, मैं तस्वीरें लेकर के एक पेड़ माँ के नाम, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपनी माँ के याद के लिए हम एक पेड़ अवश्य लगाएं, जहां जाएं वहां लगाएं और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित करें। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, नर्सरियों में से
पेड़ भी लाएंगे और उसको लगाएंगे, ये काम भी होगा। मृदा नमूने का संग्रहण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किसानों को वैज्ञानिक खेती करने में सहायक बनेगा। मंगला पशु बीमा योजना का काम भी होगा। पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण, आप सभी जानते हैं भाइयों, बारिश के समय में पशुओं को कई तरह की बीमारियां होती हैं कि नहीं होती हैं? कई तरह की बीमारियां पशुओं में होती हैं। उनका पहले से टीकाकरण का अभियान इसके माध्यम से होगा, जिससे हमारा पशु किसी भी बीमारी के प्रकोप में नहीं आ जाए। मित्रों, आयुष्मान कार्ड वितरण से गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। NFSA के लंबित प्रकरणों को निस्तारण में जरूरतमंद को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विद्यालयों में प्रवेश उत्सव होगा, बच्चों का नामांकन बढ़ेगा, जिससे शिक्षा का प्रसार भी हो और बच्चों को किताबें भी मिलेंगे, जिससे हमारा बालक पढ़ सके। यही नहीं, हमने कहा बारिश के समय में पेड़ों की टहनियां बड़ी हो जाती हैं और तार ढीले हो जाते हैं, उससे हमारे किसी गांव के गरीब व्यक्ति को, किसान को नुकसान नहीं हो, इसलिए झूलते तारों, विद्युत पोलों की मरम्मत भी की जाए, उनको सुरक्षित बिजली आपूर्ति होगी और उनके पास से उन पेड़ों की छटाई भी की जाए, जिससे उनमें बिजली का करंट नहीं आए, जिससे कोई घटना और दुर्घटना नहीं हो। ये कार्य सीधे तौर पर गरीब और वंचित वर्ग को जीवन को प्रभावित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये पखवाड़ा उन्हें विश्वास दिलाएगा कि सरकार उनके लिए काम कर रही है और उनके वर्षों से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज जो काम हुए हैं और जब अभी आपने देखा कि हमने लंबित नोटिस तामील करना, उनके काम भी हुए, राजस्व विभाग के, ग्रामीण विकास के कार्य भी हुए हैं, पंचायत राज के कार्य भी हुए हैं, ऊर्जा विभाग के कार्य भी हुए हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के काम भी हुए हैं और आपने अभी देखा है हमारी माता बहनों को पट्टा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। अब उनसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। आपके पास जमीन थी, आबादी की जमीन थी, लेकिन आप रह रहे थे उसमें, लेकिन अभी अगर किसी बैंक में जाएंगे और उसके माध्यम से कोई काम के लिए लोन लेना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास पट्टा होगा तो बैंक से लोन भी आपको मिलेगा, जिससे आप अपने काम भी कर सकेंगे। ये काम भी हमने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, कि अगर ठीक प्रकार से हमारे पशु धन की अगर बीमा होगा तो पशु अगर किसी कार बीमारी से जाएगा तो उसका पैसा भी हमें मिलेगा। और यही नहीं, खाद्य सुरक्षा में भी अपना नाम लिखेगा तो उसमें भी नाम हमारा बढ़ेगा। चिकित्सा का लाभ भी हमें मिलेगा। टीबी मुक्त का भी काम हमारा चल रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारी 1.5 साल पहले सरकार आई थी, आपके बीच में जिन संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम एक एक संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करेंगे। हमने जिस तरह से सिंचाई विभाग के अंदर काम किया है, आपने देखा था पिछले दिनों 5 जून से हमारा जल संरक्षण का अभियान चला था। आपने तालाब की पाल को ठीक करना, उनके गेटों को ठीक करना, उनकी ग्रीसिंग करना, जिससे बारिश का पानी आए तो हमारे खेतों में, हमारे बांधों में, हमारे तालाब में, हमारे सरोवर में रुक पाएगा। जिससे हमारा पानी रुकेगा तो हमारे किसान को फायदा होगा। हमारा किसान की खेती अगर अच्छी होगी, पैदा अच्छी होगी तो मेरा किसान खुशहाल होगा। लेकिन एक तरफ तो लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं, और हमारे कांग्रेस के मित्र क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो रुकता ही नहीं है। अरे भाई, मैं बैठने के लिए थोड़ी हूं, मैं तो मेरे किसान, मजदूर, गरीब, वो भाई। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। फिर से चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ लगातार मेहमानों की मौजूदगी है और मिथुन जैन साहब आप बात कर रहे थे, अपनी पूरी कर लीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी करी है हेमंत जी, वो काफी तल्ख है और उससे एक चीज तो समझ में आती है कि
नॉट एवरीथिंग इज वेल इन आरपीएससी, जिसे कहें कि आरपीएससी की कार्य प्रणाली जो है वो बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं है उसमें, और आरपीएससी की जो कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट को इस पर तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी। जो ये मामला था, ये मामला भी इसी से रिलेटेड था कि आरपीएससी की जो भर्ती थी, जिसमें जिस व्यक्ति की आज बेल लगी हुई थी, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोगों को रिक्रूटमेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न, ये कोई सोल्यूशन ही नहीं है आरपीएससी के पास कि वो वेरीफाई कर सके कि एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट और एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है आरपीएससी के पार्ट पर, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को आज तक टिप्पणी करनी पड़ी। बिल्कुल जैन साहब, ऐसा लगता है कि कोई परीक्षा ऐसी नहीं है जो बिना अवरोध के संपन्न हो जाए, और अगर टाइमलाइन देखते हैं तो लगता है कि हर परीक्षा को लेकर के जो आरपीएससी की है वो साल डेढ़ साल से पहले भर्ती परीक्षा पूरी नहीं होती। अशोक सिंह जी, क्या आरपीएससी में सब कुछ ठीक नहीं है? और जैसे दशरथ साहब ने सवाल उठाया, क्या हम गंभीर नहीं हैं? हम पशुओं की तो चिंता करते हैं, लेकिन बेरोजगारों की, युवाओं की चिंता को लेकर के जरा भी गंभीर नहीं है कि इतने दिनों से आरपीएससी का चेयरमैन का पद खाली पड़ा रहा, हम किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने दिनों से मेंबर के पद खाली पड़े हुए हैं, हमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये परीक्षा करवा दी, वो परीक्षा करवा दी, चाहे परीक्षा में कितने ही छेद हो जाए, लेकिन करवा दी हमने बस। देखो हेमंत जी, दसोरा जी तो खुद भी मुझे लगता है आरपीएससी मेंबर रहे हैं, उन्होंने काफी अनुभव रहा, मैं इनके साथ में डिबेट में कई बार उनके जुड़ा हुआ हूँ। और जहां तक दशहरा जी ने कहा कि एक आरपीएससी की स्वायत्ता संस्था है और उनके मेंबर के लिए कोई टिप्पणी की गई है, और कोई भी केस हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए या हाई कोर्ट में जाए, उन मामलों में कोई तो केसेस जैसे हैं कि जमानत से संबंधित केसेस हैं, और कुछ अभ्यर्थियों के भर्ती से संबंधित कोई केस हैं। जमानत के संबंधित कोई केस हैं तो कोई न कोई मुलजिम होगा, वो वहां गया होगा और उस केस के अंदर ऑब्जर्वेशन या कोई टिप्पणी उन्होंने दी होगी। वो मौखिक रूप से भी हो सकती है या रिटर्न में भी हो सकती है। और जहां तक इस सरकार का सवाल है, जैसे ही आदरणीय भजनलाल जी की सरकार आती है, जहां तक मैं एसआई भर्ती की बात करूं, जो दर्द युवाओं को किसने दिया, उनके दुखों का पहाड़ किसने तोड़ा, उनके सपनों का चकनाचूर किसने किया, वो काम करने का काम इनको करना था। आपने एग्जाम कराए, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया, इंटरव्यू लिए, ट्रेनिंग में भेजा, आपके पास इनपुट आया गहलोत सरकार के पास में, फिर भी लेकिन उन्होंने उस समय जांच की होती, क्योंकि कई प्रणालियों पर आप करते हैं। जैसे भर्ती का अब एग्जाम हुआ, आपको सूचना होगी पेपर आउट हो चुका है, तो आपको इमीडिएटली करना चाहिए था। कई चरण नहीं होते, तो जो होटलों में रहने वाली सरकार, एक दूसरों को निपटाने वाली सरकार, जो अविश्वास दूसरों पर करने लग गए पॉलिटिकल रूप से, तो उसका अंजाम यही होता है। भजनलाल जी की सरकार आती है तो इसका अंजाम पहुंचा है, लोगों के आज भी कटघरे के अंदर हैं। जहां तक परीक्षाओं का टाइम टेबल की बात आती है, भजनलाल जी की सरकार में 1.5 साल की सरकार के अंदर आरपीएससी के अंदर कोई पेपर लीक हुआ बता दीजिए। क्यों? भय सबसे बड़ा है, और यहां भय नहीं था कांग्रेस की सरकार में। और मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट की बात आती है कि आरपीएससी की संवेदनशीलता अभी 2 दिन पहले देखिए, लड़के भी चाहते समय पर हो के अंदर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, और आप ही के जिला कलेक्टर ने 3 लोगों को निलंबित किया है इस मामले में। ओएमआर शीट को टाइम से पहले खुलवा दिया, उसको भरवा दिया। ये तो हमारे सिस्टम की संवेदनशीलता है। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पर कब तक आरोप लगाएंगे कांग्रेस पर कि जख्म उन्होंने दिए, नमक आप छिड़क रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ऐसे ही समझें इसको कि जख्म इन्होंने युवाओं को दिए, नमक आप छिड़कते रहे, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आपको याद होगा जब आपके नेता प्रतिपक्ष रहे थे, विपक्ष में आप थे, आपने जिस आरपीएससी मेंबर पर आरोप लगाया कि उसकी संलिप्तता है, उसके बाद आपके वही नेताजी वहां पर जाकर खाना खा के फोटो शेयर कर रहे थे उनके साथ में मेंबर आरपीएससी। क्या निष्पक्षता है? और क्यों आप उसको बता रहे हो कि ये तो संवैधानिक संस्था है, इस पर तो हमारा जोर नहीं चलता? क्यों इस प्रदेश के युवाओं को बेवकूफ बनाने का ठेका राजनीतिक दलों ने ले लिया? सीबी यादव, बोलिए। ये सवाल अशोक जी से था, आपसे कोई नहीं। मैं हेमंत जी, अच्छा मेरे से सवाल है। सरकार आपकी थी ना, ठीक है। हेमंत जी,
ये सुप्रीम कोर्ट की सख्त जो तल्ख टिप्पणी आई है वो केवल आरपीएससी पे नहीं आई है। अगर पिछले 1-1.5 साल का देखोगे, एनटीए पे आप देखेंगे क्या तल्ख टिप्पणी आई है, यूपीपीएससी पे आप देखोगे, वहां पे देखिए बिहार की स्थिति, ये तल्ख टिप्पणियां पूरे देश की तो बात संवैधानिक संस्थाओं पर निरंतर आ रही है। पहली चीज पूरे भारत चले जाते हो, अरे भाई जहां पर आप हो, जहां पर आपकी सरकार, आपकी जिम्मेदारियां, नहीं मार, जहां पर जिन लोगों के बीच में रहते हो उन लोगों की तो पहले बात कर लीजिए, बचने वाला फिर देश की भी कर लेंगे। मेरा आंसर आने के बाद मैं कभी पहला तो यह है कि ये तल्ख टिप्पणियां, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि पूरे देश के रिक्रूटमेंट सिस्टम को बिल्कुल लगभग धराशायी कर दिया, और जो संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता वो तो बिल्कुल क्या स्थिति बन गई है वो देख ही रहे हम। तल्ख टिप्पणियों की बात करें, दूसरी चीज आ जाते हैं, मैं 2 संदर्भ ले रहा हूं। आप देखिए 2014 में ले जाता हूं, आपकी बार मोदी सरकार बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, महंगाई मार, नहीं मैं आपको मैं एग्जांपल आप दे रहा हूं। ये आप देखिए करप्शन के इंडेक्स पे, नहीं मैं आपको देखिए करप्शन के इंडेक्स पे हम 193 पे चले गए, 146 नहीं है, भुखमरी के इंडेक्स पे हम 111 पे चले गए हम। आप ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये स्थिति अभी 2024 के चुनाव में जब इस देश के पंच प्रधान ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बड़े बड़े मगरमच्छ हम पकड़ेंगे, इंडेक्स में हम बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। आरपीएससी युवाओं को न्याय, रोजगार, निष्पक्षता, इस पर हम चले गए। अरे भाई जितने एग्जाम कराते हो, 80% एग्जामों के पेपर लीक, आप शर्म नहीं आ रही है सीबी यादव साहब? आप तो मॉक इंटरव्यू में भी जाते हैं आरएस के, कभी आवाज तो उठाइए। मैं आपसे वही बात उसी जगह आ रहा हूं। अब प्रॉब्लम कहाँ है, और दसोरा जी इसको टेली भी करेंगे। प्रॉब्लम है अनुच्छेद 315 में जो इन संस्थाओं का जो रिक्रूटमेंट है उसके भीतर हमने पूरा पावर सरकारी सिस्टम को दे दिया। जो सरकार है वो रिक्रूटमेंट करेगी, इसके भीतर समय के साथ हर चीज की सुधार की जरूरत होती है। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कह रहे थे हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, अब कह रहे संविधान आड़े आ रहा है। अरे भाई आपके पास सरकार है, अनुच्छेद 315 में आप इस तरह के प्रोविजन क्यों नहीं करते हैं? लेकिन कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनटीओ को तो पूरी राजनीतिक एजेंसी बना दी, जहां आप आरएसएस के व्यक्ति को, जो खुलेआम एक आरएसएस का व्यक्ति है, उसको पूरा का पूरा सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब जांच बैठाई नीट की तो उसी व्यक्ति को उसकी जांच कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया। ये नेचुरल जस्टिस मेंबर बना दिया था, तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं। बनना ही नहीं चाहता हूं। सवाल उठे तो आपको नहीं पता कब कहां किसको नियुक्ति दे दी गई थी? इतनी गंभीर थी तो क्यों दी गई? मैं बताऊं एक एक। सीबी यादव जी, बड़े बड़े मगरमच्छ आपको नहीं याद है नियुक्तियों में? मैं आपसे नहीं, आपको नहीं याद है कि कहां से किसको उठा करके नियुक्त कर दिया मन मर्जी से? अपने बच्चों का भविष्य ऐसे निर्धारित करते हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजों की जड़ अनुच्छेद 315 है। निर्धारण किस आधार पर हो रहा है? मैं बिल्कुल रूट की बात करता हूं तो आप बात नहीं सुनते हो। नहीं, मैं बात सुनता हूं, आप जवाब दीजिए ना उसका। में समय के साथ में सुधार होना क्यों नहीं जुड़ रहे? आप क्यों नहीं पूछते हो कि ये आरपीएससी का पुनर्गठन कर रहे थे, सुधार कर रहे थे, आपका अध्यक्ष नहीं बना है, आपके आधे सदस्य आज भी खाली पड़े हैं। आपने बड़े बड़े मगरमच्छ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा राजे जी के खासम खास रामू रायका जी को पकड़ करके बस आप बड़ा बड़ा मगरमच्छ वहां पहुंचा दिए। ऐसा ही कि भर्ती परीक्षा में आप खुद खुलेआम कह रहे हो। मैं कह रहा हूं, मैं सीधा सवाल है, किसका खास आप बताइए 2018 आप जांच एजेंसी के नाम पर आपने कैब लगा दिया कि 2018 से पहले उसकी जांच नहीं की गई। यादव जी, एक सरकार जिसमें 35 दिन पहले पेपर बना करके आरपीएससी का मेंबर दे दे, आपको शर्म नहीं आए? सीबी यादव जी, मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्य इस राजस्थान का। अरे भाई, जब हम अपने बच्चों का भविष्य, हम अपने बच्चों का पढ़ाई कैसे होगी, मेरा बच्चा नौकरी कैसे लगेगा, मेरा बच्चा काम कैसे करेगा, इसको लेकर के इतने संवेदनशील है, तो गरीब के बच्चों के बारे में हम सोचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। उठा करके किसी को भी आरपीएससी में डाल दो, हमारी सरकार ही नहीं है। अरे थी तब कौन से तीर मार लिया हमारी सरकार? अभी भी आप हमारे ऊपर ही कर रहे हो ऐसी पत्रकारिता का सामना करते, तब कौन सा तीर मार लिया, कौन सी विश्वसनीयता स्थापित कर दी आरपीएससी की? हेमंत जी, केवल विज्ञापनों से टीवी नहीं चलेगा, दर्शक भी होता है, दर्शक रिमोट बदल लेता है। ये तल्ख भाषा आपके सरकार के प्रतिनिधि से तो पूछी नहीं जाती है। हम विपक्ष के सवाल पूछते हैं, उनको आप रखते नहीं हो। मैं विपक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सवाल पूछ रहा हूं, 3 सवाल आपका जवाब दिला दीजिए। आप जवाब तो दिलाइए ना कभी तो। नंबर 1 सवाल, ये जो जांच जो है उसकी कैप 2018 क्यों लगाई भाई? 2018 से पहले की क्यों नहीं? इसका कोई आधार है क्या? नंबर 2, आरपीएससी का पुनर्गठन की बात कर रहे थे, अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसमें सुधार की बात कर रहे थे, क्या सुधार हो गया? नंबर 3, इन जांचों का आखिर रिजल्ट क्या आया?
सब इंस्पेक्टर में, दूसरी चीजों में आखिर रिजल्ट क्या आया? नंबर 4, कहां से अनियमितता रुक गई? रोज देख रहे हैं आप आरएस के अभ्यर्थियों का, आप देखोगे इनके प्रदेश अध्यक्ष और 40 से ज्यादा एमएलए और 2 उप मुख्यमंत्री लिख देते हैं। मान लीजिए उसका होना नहीं होना अलग बात है, उस पर सुनवाई तक नहीं होती है। इससे ज्यादा असंवेदनशीलता क्या होगी? मेरे इन चारों सवालों का जवाब दिलवा दीजिए। जवाब आप हमारे ऊपर तल्ख टिप्पणी करते हैं। नहीं, मैं आपके ऊपर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप उस विश्वसनीयता को गिराने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, उसके बाद वो गिरती चली गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये भाषा और ये जो भाषा, इसीलिए कह रहा हूं शिव यादव जी, इसीलिए कह रहा हूं नहीं आती है। मैं चाहता हूं वो नहीं, ये भाषा क्यों? ये सही भाषा है। इससे ज्यादा खराब भाषा में आपको आज प्रदेश का युवा गाली दे रहा है। आप प्रदेश का युवा बोल रहा है, इससे ज्यादा दुखी है। आप बोलिए ना। अभी तो सरकार को गाली दे रहा है, सरकार को गाली दे रहा है। और आप जो है क्योंकि आपको इस आपने क्या किया? 15 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी बोलिए तो सही। नहीं, हमने क्या किया वो हमने जवाब दिया। आज हमारी जवाबदेहिता नहीं है। आज हमारी जवाब, आज सरकार है, आज भी आप विपक्ष से जवाबदेहिता मांगते हैं। बताओ यादव जी, मैंने उनसे नहीं पूछा, मैंने उनसे नहीं पूछा कि इनके नेता आरोप लगाते वहां पर मेंबर, आरपीएससी मेंबर के घर पर खाना खाकर के फोटो क्यों डाल रहे थे? मैंने नहीं पूछा क्या? इससे ज्यादा तल्ख जवाब दे रहे हैं। एक-एक का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा नहीं, आप अगर दर्शक देखेंगे तो वो आक्रामकता नहीं होती है। पता नहीं हमारे आक्रामकता आ जाती है, मैं समझ ही नहीं रहा। अभी वो हैबिट ही नहीं गई आपकी। हाँ, देखो ये देखो कि पहले कहा कि इन्होंने कहा कि पुनर्गठन आरपीएससी का जी, आरपीएससी का आज हिम्मत है किसी मेंबर में जो पेपर आउट करा दे, और इनके समय खुद ही कह रहे थे लाओ जी हमें दे दीजिए पेपर। रोज अनियमित आ रही है, रोज अखबारों में आ रही है। किसके समय पटवारी बढ़ती, किसके समय वो छोड़ो ना। अब आपको निर्णय करना था, आप नहीं कर पाए। आप भी तो उसी ढर्रे पर हो सर। ये नर्सिंग भर्ती भी हुई है, 2 महीने पहले नर्सिंग भर्ती हुई है, खराब किया, रोज आ रही है। कह रहे हैं कि हमने तो कुछ ही नहीं किया। अरे आप कल हुआ है सारा मामला, आपके कारण रोज इतने मामले आ रहे हैं। आज देखिए रोज धरने पे बैठे हैं। अब अशोक जी अब कौन सा आरपीएससी का इतना भला हो गया? छात्र वहां पर बैठे थे भूखे प्यासे, अस्पताल तक में भर्ती होते रहे, आप कोई सुनवाई नहीं, जाके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। इस देश के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सबकी आवाज डाउन कर दी। दशरथ साहब, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, अब क्या बेहतर हो गई आरपीएससी? और कैसे हो? आरपीएससी तो जैसी थी वैसी है और वैसी रहेगी। इनके लोगों को ठीक करो, अंदर जो काम कर रहे हैं उनको। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक पार्टी दूसरे पर आरोप कर रही है। इसकी प्रक्रिया कैसे होगी और कैसे ठीक लोग आए वहां पर ठीक काम करे, इसके बारे में मैं बड़ा दुख की आधार पे कह रहा हूं। मैं बड़ा दुखी हूं। हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पर आरपीएससी को ठीक कैसे करें इसके बारे में कोई चिंतन नहीं है। इन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग, क्या किसी पार्टी या किसी विचार विशेष में भाग लेना कहीं पर भी बाध्यता है? संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ईमानदार आदमी होना चाहिए। इसके बारे में आप सही बात नहीं है दशरथ साहब। वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी के साथ हमारे छात्रों के भविष्य का निर्धारण करें, निष्पक्षता और पारदर्शिता लौटे। इस पर हमको गंभीरता से चर्चा करने की भी जरूरत है, सोचने की भी जरूरत है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी इस तरह से परेशान नहीं हो। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सब गंभीरता से इस तरफ देखेंगे कि आरपीएससी के हालात कैसे सुधरे। नमस्कार।